सत्य के साथ। डॉक्टर पराग मधुकर दकाते उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ के मुखिया बनाए गए हैं। उत्तराखंड में जिस जिम्मेदारी को सौंपा गया मधुकर जी को, पराग जी उस जिम्मेदारी को लेकर क्या सोचते हैं और उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ के लिए क्या उनकी योजनाएं हैं, बात करते हैं डॉक्टर मधुकर से। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार ने सौंपी है, यानी कि वाइल्ड लाइफ जो उत्तराखंड की बैकबोन है, तो आपकी प्राथमिकताएं, सोच क्या रहेगा बतौर वाइल्ड लाइफ चीफ? उत्तराखंड एक वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है और उत्तराखंड वन्य जीवों के साथ साथ यहाँ के जो जनता है, हमारी स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इस वन्य जीवों को बचाया है। वन विभाग के जो हमारे प्रहरी है उनके साथ साथ स्थानीय लोगों की सहभागिता भी जो है वन्यजीव सुरक्षा में जो है काफ़ी रही है। इसी को ही दृष्टिगत रखते हुए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पे। मुख्य रूप से मानव वन्यजीव का जो कोएग्जिस्टेंस है उसको और सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है, कैसे स्थानीय लोगों की सहभागिता को हम वन्यजीव संरक्षण में साथ साथ में जो है हमारा इको टूरिज्म में कैसे जोड़ सकते हैं। वन्यजीव का जो एक पर्यटन है उसको स्थानीय लोग कैसे उसमें सहभागिता करते हुए अपने आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और मुख्य रूप से जो वन्यजीवों की सुरक्षा है, संरक्षण है, उसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता के साथ साथ जो टाइगर की सुरक्षा है और साथ ही में अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा का जो प्राथमिकता का जो हमारा दायित्व है उसको निर्वहन करने के लिए एक बृहद प्लान तैयार किया जा रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हमारे पूरे देश का पहला नेशनल पार्क है, उसके साथ साथ उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क के साथ साथ हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ पे है, कंजर्वेशन रिजर्व भी है। नैना पूरे तराई के लिए से लेके हिमालय की चोटियों तक जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र वन्य जीवों की उपस्थिति वहाँ पे दर्ज है। तो सभी की सुरक्षा जो है हमारी जिम्मेदारी बनती है। उनकी सुरक्षा के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों की भी सुरक्षा का दायित्व है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जनता का यहाँ के जो और वन्य जीवों का एक कोएग्जिस्टेंस जो सहभागिता है उसको हम प्रेरित करेंगे और उसी को जो है ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर पराग, आप वन्य जीव पे बहुत काम कर चुके हैं और आपने काफ़ी रिसर्च भी किए हैं। तो जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान वन्य जीवों के लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई, क्या उसका जो असर वन पर पड़ा लॉकडाउन का, तो उसे आप सकारात्मक रूप में लेते हैं या वन्य जीव के लिए नकारात्मक रहा? देखिए, इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट असेसमेंट का अध्ययन ऐसा नहीं किया गया है कि लॉकडाउन से किस प्रकार का प्रभाव वन्य जीवों पे पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से जहाँ जो मानवीय गतिविधियाँ अगर जंगल में बढ़ जाती है किसी न किसी माध्यम से, तो उसका एक अलग परिणाम वन्य जीवों पे पड़ता है। इसीलिए जो हमारे संरक्षित क्षेत्र है जिसमें नेशनल पार्क है, वन्यजीव अभयारण्य है, कंजर्वेशन रिजर्व भी है, तो इसको बनाया गया है जिसमें कम से कम मानवीय गतिविधियाँ और दखलंदाजी होती है। जो बाकी जो रिजर्व क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र है, उसमें जो है मानवीय गतिविधियाँ चलती रहती है। तो मुख्य रूप से जो हमारे संरक्षित क्षेत्र है उसको और सुरक्षित करने के लिए और जो ये शिकारी होते हैं, अवैध रूप से जो शिकार करते हैं, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखने के लिए जो है अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का जो अवैध वन्यजीव व्यापार है, वन्यजीवों का या वन्यजीवों के जो उत्पाद है उससे संबंधित व्यापार है, उसको किसी भी प्रकार के अगर कोई सूचना है किसी के पास तो वो संबंधित वनाधिकारियों को उपलब्ध करा दे। तदनुसार जो है हम लोग आगे की जो है कार्रवाई भी जो है करेंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हमारी मंशा यही है कि स्थानीय लोगों के साथ हम एक सामंजस्य बना के चलेंगे और वन्यजीवों की सुरक्षा का दायित्व भी निर्वहन करते रहेंगे। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि वन्य जीवों के साथ जो खिलवाड़ होता है या तस्कर जिनके साथ मिली भगत करते हैं, शिकारियों के साथ मिले, उसके अंदर छोटे स्तर के कर्मचारी होते हैं और स्थानीय कर्मचारी होते हैं, लेकिन उसकी खबर देहरादून में बैठे उच्च अधिकारियों यानी कि आप जैसे अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती। क्या ऐसा कोई व्यवस्था आप करेंगे कि कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर मुख्यालय को सूचना दे सके, क्योंकि लोकल अधिकारियों का अपने इंटरेस्ट होते हैं
और ऐसे बहुत सी चीज़ें जिम कॉर्बेट पार्क के आसपास भी देखी गई हैं। पूर्व में इतिहास ऐसा रहा है, तो क्या सीधे तौर पे आप तक संपर्क करने की कोई व्यवस्था आप बनाएंगे? बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम स्थानीय लोगों से संपर्क नहीं रखेंगे तब तक जो है वहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत भी नहीं हो पाएंगे। इसी के लिए वन विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया था, जिसको हम लोग अभी एक्टिवेट भी कर रहे हैं। वहाँ पे एक 1926 नंबर पे एक टोल फ्री नंबर जो है यहाँ पर, उसको एक्टिवेट भी अभी हम लोग कर रहे हैं, ताकि सभी लोग किसी भी प्रकार की वन और वन्य जीव की जो सूचना है, किसी भी प्रकार की घटना होती है या किसी भी प्रकार की सूचना देनी है, तो उसको इस पर संपर्क कर सकते हैं और हम उससे डायरेक्ट जुड़ेंगे और इसके ऊपर जो भी ऐसी आवश्यक सूचनाएं हैं इसके ऊपर कार्रवाई करनी अपेक्षित है हम हमारे स्तर से, तो उसके ऊपर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। कभी कभी जंगलों में जो आग लगती है उसका सीधा असर वन्य जीवों पर पड़ता है, तो आग के कारण क्या मानते हैं, किन कारणों से लगती है, और जो लोग जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं तो उसे आप कितना अपने फोकस में रखेंगे? देखिए, वन्य जीवों को आग से खतरा होता है वहाँ पे, इसीलिए जो है ऐसे क्षेत्र होते हैं, संवेदनशील क्षेत्र, जिसमें आग की घटनाएं लगातार होती है, तो उसमें सुरक्षा व्यवस्थाओं की चाक चौबंद करके रखते हैं हम लोग। लेकिन किसी भी प्रकार के ऐसे असामाजिक तत्व जो अपनी खुशी के लिए या सिर्फ मस्ती करने के लिए वनों में आग लगाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए और इनके ऊपर नज़र रखने के लिए एक इंटेलिजेंस नेटवर्क जो हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, पुलिस विभाग है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, जो उत्तराखंड के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वहाँ पे, इनसे भी सामंजस्य और समन्वय बढ़ाने के लिए जो है हम लोग जल्दी ही एक प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस और एक बैठक ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है उनको वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे और वन्यजीव संरक्षण से जो उनकी जो दायित्व है, एक सामुदायिक दायित्व है हम सब लोगों का, उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य की रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अंत में मैं जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड के विकास में जंगलों के बीच से होने वाले जो नए रोड प्रस्तावित हैं, एलिवेटेड रोड्स, तो उनका और एलिवेटेड रोड्स और वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए क्या सड़कों का निर्माण वनों के बीच से विचाराधीन है या ऐसी कोई योजना है? देखिए, जहाँ जहाँ जो सड़क बन रही है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या ऐसे अन्य मार्ग हो जहाँ पे वन्य जीवों के कॉरिडोर्स होते हैं, एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जो वन्य जीवों के विचरण के लिए आवश्यक है, उनके लिए, उनके प्रजनन के लिए भी आवश्यक है, एक जेनेटिक एक्सचेंज के रूप के लिए भी आवश्यक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी है वहाँ वहाँ उन कॉरिडोरों का निर्माण किया गया है। यहाँ चिला मोतीचूर कॉरिडोर में भी जो है आपने हाल ही में देखा होगा कि एलिवेटेड मार्ग किया गया है। इसमें से जो है वन्यजीव विचरण कर भी रहे हैं, नीचे से जो है वन्यजीव विचरण कर रहे हैं, ऊपर से जो है वाहनों की मूवमेंट हो रही है। तो ये एक सह अस्तित्व की बात है, जहाँ पे लोगों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए रखा जा रहा है और वन्य जीवों के जो वास्तल है और उनका जो मूवमेंट पैटर्न है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो एक स्थानीय लोगों की आवश्यकता और उनका विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, साथ ही में जो वन्य जीवों की मूवमेंट है या उनके वास्तल है उनको सुदृढ़ीकृत करते हुए एक तालमेल बनाते हुए जो है इस प्रकार की प्लानिंग वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं। हमारे पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वनों को सीधे तौर पे जनता का लाभ मिल सके? देखिए, ये एक हमारा सामाजिक दायित्व है और सामुदायिक दायित्व है कि वन और वन्यजीवों की सुरक्षा करना। तो इसमें आप सभी, हम लोग, मेरा सभी श्रोताओं से और निवेदक, आप जितने भी ये पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वन और वन्यजीवों के प्रति जो है एक आस्था रखें और उनको जो है एक, हम मानते हैं कि एक निसर्ग का एक वरदान है, ये एक नेचुरल हेरिटेज है, इसको हम लोग वैल्यू करें। और इसके साथ साथ जो है अगर इस प्रकार के कोई भी असामाजिक तत्व आपके अगल बगल में आपको देखने को मिलते हैं जो वन और वन्यजीवों से छेड़खानी या उनको दिक्कत कर रहे हैं, तो वो जो है स्थानीय जो हमारे वनकर्मी हैं या वनाधिकारी है उनको तत्काल सूचित करें। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर पराग मधुकर धकाते, जिन्होंने अपनी बेबाक बात हम लोगों के सामने रखी। साथ ही साथ आम लोगों से भी अपील की है कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए आम जनता को सामने आना चाहिए और वन विभाग का पूरा सहयोग करना चाहिए। और डॉक्टर पराग ने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह की किसी भी शिकायत को उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। वन्य जीव की हितार्थ
जो कोई भी कदम ज़रूरी होंगे सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। फ़िलहाल मोहम्मद सलीम सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। मोहम्मद सलीम सैफ़ी, न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ।